नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए हमने 2-3 दिन पहले से एक शुरुआत की थी कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है जो आपका एग्जाम लेगा साथियों 25 फरवरी से 1 मार्च तक का, तो उनके द्वारा जो 2022 में पेपर करवाए गए हैं उन पेपर का हल, ठीक है, 2022 में जो जो पेपर करवाए गए हैं उन सभी पेपरों का हल यहाँ पर आपको करवाया जा रहा है। आज भी हम जो 9 जुलाई 2022 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पेपर लिया गया था, उसमें राजस्थान जीके के प्रश्न आए थे, तो उन 40 प्रश्नों को हम आज हल करने वाले हैं साथियों। देखिएगा, आप सभी को पता है कि जो राजस्थान जीके के जो प्रश्न है लेवल 1 और लेवल 2 में बहुत ज्यादा मैटर है आपके, तो यहाँ से प्रश्नों को डायरेक्ट लिया जाता है। इस वजह से हम इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो चलो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। पहला प्रश्न क्या है आपके, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? जुलाई और अगस्त के महीने में, अप्रैल और मई के महीने में, सितंबर और अक्टूबर के महीने में और दिसंबर और जनवरी के महीने में। तो भाई पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा पूछी गई है प्रश्न संख्या 1 में। और साथियों, पश्चिमी विक्षोभों से अप्रैल और मई में तो वर्षा होती ही नहीं है। जुलाई अगस्त या सितंबर अक्टूबर या दिसंबर जनवरी, तो भाई जुलाई अगस्त से तो मानसून आता है। और अगर बात करें पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा की, तो जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है जिसको मावट के नाम से भी आप जानते हो साथियों, जो कि भाई मावट गिर रही है, तो वही पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। कौन से महीने में? दिसंबर और जनवरी के महीने में। विकल्प नंबर 4 आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? वांगड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, मेवात, अलवर भरतपुर, भोमट, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, हाड़ौती, कोटा बूंदी झालावाड़। तो कहने का मतलब है, एक तरफ तो ये नाम दे रखे हैं और एक तरफ ये दे रखे हैं कि भाई इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र इन जिलों के अंतर्गत आता है। अब जो आपको सुमेलित नहीं लगता है, मतलब जो गलत लगता है, वो आपको दूसरे प्रश्न में देखना है साथियों। मेवात किसको कहा जाता है? जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है इसी को क्या कहा जाता है? मेवात। हाड़ौती किसको कहा जाता है? जो कोटा बूंदी झालावाड़ बारा ये जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती के नाम से। दोनों सम्मिलित है। वांगड़ के नाम से डूंगरपुर बांसवाड़ा को जाना जाता है, लेकिन भोमट के नाम से चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ को नहीं जाना जाता है, क्योंकि भोमट मुख्य रूप से कहां पर स्थित है? उदयपुर वाला क्षेत्र। तो फिर आपके दूसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? जो तीसरा विकल्प है, ये सुमेलित नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा प्रश्न संख्या 2 का। साथियों, प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। देखो, या तो बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम रिपीट होंगे या इसी लेवल का आपके प्रश्न आने वाले हैं, ये बिल्कुल 100% कंफर्म है। तो इन प्रश्नों को पूरा ही करके जाइएगा साथियों। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? अश्वगंधा, मूसली, गिलो या कालमेघ। तो जो औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है, वो पौधा आपको प्रश्न संख्या 3 में देखना है साथियों। जो राजस्थान घर घर औषधि योजना चलाई गई थी, इसमें अश्वगंधा को भी शामिल किया था, गिलोय को भी किया था और कालमेघ को भी, लेकिन मूसली को इसमें शामिल नहीं किया था। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है, मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पी सोल्स मृदा पाई जाती है? जयपुर, अलवर, कोटा में, चुरू, झुंझुनू और सीकर में, जैसलमेर व बाड़मेर में और प्रतापगढ़ और सिरोही में। तो जो अल्पी सोल्स मृदा है वो आपको बताना है। जो मृदा का नवीन वर्गीकरण है साथियों, उसमें एक प्रकार आता है अल्पी सोल्स। अब आपको दिए गए विकल्पों में से ये देखना है कि भाई कौन से जिलों में अल्पी सोल्स मृदा यहाँ पर पाई जाती है। तो अगर बात करें जैसलमेर बाड़मेर में अल्पी सोल्स नहीं होती है, ठीक है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, कोटा या प्रतापगढ़ और सिरोही। तो मित्रों, चौथे प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर 1। दिए गए विकल्पों में से जयपुर, अलवर, कोटा वह जिले हैं जहां अल्पी सोल्स टाइप की मृदा पाई जाती है। पहला विकल्प आपके चौथे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे साथियों। पांचवा प्रश्न देखेंगे। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? 10 सेमी, 50 सेमी, 75 सेमी और 25 सेमी। प्रश्न को समझोगे तो प्रश्न का आंसर दे सकते हो। प्रश्न को नहीं समझा, जल्दबाजी में प्रश्न को हल करने की कोशिश की, आपका आंसर गलत हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से पूछा गया है। और साथियों, यहाँ पर ये जो आपके पांचवा प्रश्न है, ये यूं पूछ रहा है कि जो रेतीला शुष्क मैदान है, एक तो ठीक है, मतलब पूर्णतः मरुस्थल वाला है ना, और एक अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन,
तो अगर आप 50 सेमी पे जा रहे हो ना, तो फिर 50 सेमी आपका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या है? 25 सेमी साथियों। रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क वाला जो भाग है, इसको 25 सेमी वाली जो समवर्षा रेखा है ये अलग करती है, जबकि 50 सेमी वाली स्थिति अलग होती है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। सारे के सारे आंसर जो अधीनस्थ बोर्ड है इसकी फाइनल आंसर की जो है साथियों, उसके आधार पर ये जो आंसर है ये तैयार किए जाते हैं। तो लगभग मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रश्न में। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं साथियों। छठा प्रश्न है आपके, इनमें से कौन सी नमकीन पानी की झील नहीं है? कावोद, डिडवाना, रेवासा और जेत सागर। तो जो नमकीन पानी, देखो ऐसे शब्दों को चेंज आप एग्जाम में भी आप देख सकते हो, शब्दों को चेंज करके आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। नमकीन पानी मतलब खारा पानी, ठीक है भाई। नमकीन पानी का मतलब किससे लिया जाता है? खारा पानी से लिया जाता है। तो खारे पानी की जो झील नहीं है वो आपको प्रश्न संख्या 6 में देखना है साथियों। डिडवाना, रेवासा और कावो तीनों ही नमकीन या खारे पानी की झील है, लेकिन जेत सागर जो झील है ये खारे पानी की नहीं बल्कि मीठे पानी की झील है, जो कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे साथियों। सातवां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 7 में क्या है? कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? चंबल नदी, माही नदी, घग्गर नदी और कांतली नदी। तो जो नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है वो नदी आपको प्रश्न संख्या 7 में बताना है। भाई उत्तर दिशा की बात की जा रही है, यह आपके पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। तो माही नदी तो दक्षिण दिशा वाली है। घग्गर, कांतली या चंबल, चंबल भी इधर से ही प्रवेश करती है। अब आपके पास घग्गर या फिर कांतली, तो साथियों घग्गर नदी आपने देखा होगा कि इधर हनुमानगढ़ के वहीं से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ कहाँ? उत्तर में। तो बिल्कुल घग्गर नदी जो है यही आपका प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है, तीसरा विकल्प साथियों। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं। आपके आज स्टडी विद पीएन लोधा यूट्यूब पर ही, आज साथियों यूट्यूब पर ही पूरे 150 प्रश्नों का पेपर हल करवाया जाएगा। और कल लेवल 1 के लिए पेपर नंबर 16 मैराथन पेपर पूरे 150 प्रश्नों का, लेवल 2 हिंदी के लिए मैराथन पेपर नंबर 14 और लेवल 2 एसएसटी के लिए मैराथन पेपर नंबर 13, पूरे 150 प्रश्नों के ये टेस्ट आपको स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है इस पर 149 वाला जो कोर्स है इस पर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा साथियों। और आज यूट्यूब पर आपको एक मैराथन पेपर भी हल करवाया जाएगा। तो 8वां प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, ऐप डाउनलोड लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, चाहो तो आप ऐप को डाउनलोड करके इन सभी टेस्टों को अटेंड कर सकते हो 149 वाले कोर्स में। 270 से भी अधिक टेस्ट अभी तक डाले जा चुके हैं साथियों इसमें। देखो प्रश्न 8 है, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत इनमें से कौन सा जिला आता है? सीकर जिला, पाली जिला, नागौर जिला या अजमेर जिला। तो जो अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत इनमें से जो जिला आता है वो जिला आपको प्रश्न नंबर 8 में देखना है। और साथियों अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत इनमें से कौन सा जिला आता है? अजमेर जिला आता है मित्रों। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 8 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? गार्नेट या तांबड़ा राजमहल में, पन्ना काला गुमान में, पाइराइट सरवाड़ में और घिया पत्थर ऋषभदेव में। तो इनमें से जो एक तरफ तो भाई ये खनिजों के नाम दे रखे और एक तरफ की भाई यहाँ पर इनका उत्पादन होता है, तो इनमें से जो आपको सुमेलित नहीं लगता है मतलब गलत लगता है वो आपको प्रश्न संख्या 9 में देखना है साथियों। गार्नेट या तांबड़ा का उत्पादन कहां पर होता है? राजमहल में होता है, राजमहल नामक स्थान में, ठीक है। पन्ना का उत्पादन काला गुमान नामक स्थान पे होता है, लेकिन पाइराइट यहाँ गलत दे रहेगा और घिया पत्थर ऋषभदेव में होता है। देखो पाइराइट जो खनिज है ये सीकर में उत्पादित होता है साथियों, जिसको झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। प्रश्न डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस खनिज को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? पाइराइट को कहा जाता है। मतलब दिखने में सोने जैसा होता है ये, लेकिन होता सोना नहीं है ये, ठीक है। प्रश्न संख्या आपके यहाँ 9वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? थर्ड विकल्प आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। तो 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा, सुनहरी कोटी सीकर और मूसी महारानी की छतरी अलवर में। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है आपको प्रश्न नंबर 10 में देखना है साथियों। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान में कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में। जोगनिया माता मंदिर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। किंतु जो सुनहरी कोटी है ये सीकर में नहीं है। सुनहरी कोटी कहाँ पर स्थित है? आपके टोंक में स्थित है साथियों। कहाँ पर? टोंक में। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 11 की तरफ।
11वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 11 में क्या है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? 10 मार्च 98, 1 फरवरी 19, 10 मार्च 20, 1 फरवरी 2020। तो इनमें से आपको ये बताना है कि जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है इसकी शुरुआत राजस्थान में कब से की गई साथियों। 11वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। भाई जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है ये कब शुरू की गई? तो आपके 11वें प्रश्न का सही आंसर रहेगा साथियों, कब से की गई थी इसकी शुरुआत? तो विकल्प नंबर जो 2 है आपके 11वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, 1 फरवरी 2019 को साथियों मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का आरंभ किया गया था। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, इनमें से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, फलोदी पवन ऊर्जा परियोजना और अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। तो साथियों राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना की बात 12वें प्रश्न में की गई है। 12वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। भाई प्रथम पवन ऊर्जा अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ? जैसलमेर में स्थित है साथियों, और सबसे पहले इसी की शुरुआत की गई थी। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस भाग में देखने को मिलती है? उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में या पूर्वी भाग में? तो वर्टिसोल्स मृदा जो है इसके बारे में आपको बताना है 13वें प्रश्न में। भाई वर्टिसोल्स मृदा जो है ये काली मिट्टी होती है साथियों, और राजस्थान में काली मिट्टी जो हाड़ौती वाला भाग है इसमें देखने को आपको मिलेगी। तो इसको किस नाम से? पूर्वी भाग ये है नहीं, दक्षिण पश्चिमी नहीं है, ना ही उत्तर पश्चिमी, बल्कि यह है दक्षिणी पूर्वी भाग साथियों। तो विकल्प आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में मिलती है। तीसरा विकल्प 13वें प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न है आपके, इनमें से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? साबी नदी, घग्गर नदी, कांकणी नदी और सागी नदी। जो नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है वो नदी आपको प्रश्न संख्या 14 में बताना है। मित्रों घग्गर नदी के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि भाई जो घग्गर नदी है ये आंतरिक अपवाह की नदी है साथियों, तो इसको तो आप हटा सकते हो। कांकणी नदी भी आंतरिक अपवाह की नदी है, और घग्गर भी है और साबी भी है। ये तीनों ही नदियां आंतरिक अपवाह की है, लेकिन जो साबी और सागी दोनों अलग अलग नदियां हैं, तो सागी नदी आंतरिक अपवाह वाली नदी नहीं है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर है। नेक्स्ट 15वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील शामिल नहीं है? कौन सा कार्यक्रम? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम साथियों। इसके अंतर्गत राजस्थान की जिस झील को शामिल नहीं किया गया है वो इनमें से कौन सी झील है? फतेह सागर झील है, नक्की झील है, आना सागर झील है या राजसमंद झील है? 15वें प्रश्न का आंसर बताइएगा साथियों। देखते हैं कि क्या उत्तर आपके 15वें प्रश्न में रहेगा। एक कार्यक्रम चलाया गया राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत फतेह सागर को भी सम्मिलित किया था, नक्की को भी सम्मिलित किया था और आना सागर को भी सम्मिलित किया था, लेकिन जो राजसमंद झील है इसको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। तो फिर 15वें में आपके फोर्थ विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 16 में क्या है आपके, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? सरसों की फसल, मूंगफली की फसल, सोयाबीन की फसल और तिल। तो देखो रबी के मौसम में मतलब सर्दी वाली, ठीक है ना, बरसात वाली जो फसलें होती है उनको खरीफ की फसल कहा जाता है साथियों। तो भाई देखो रबी के मौसम में बोई जाती है, तो यहाँ पर सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और तिल। यहाँ पर थोड़ा कुछ 16वें प्रश्न में मुझे देखो अगर बात करें, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं। मूंगफली जो है खरीफ की फसल होती है बरसात के समय की। सोयाबीन जो है ये भी बरसात के समय की फसल होती है, इनसे तेल निकलता है, तिलहन फसलें ना ये। तिल जो है ये भी बरसात में बोए जाते हैं, तो ये तीनों ही खरीफ की फसलें हैं। लेकिन जो सरसों है भाई सरसों रबी की मौसम में मतलब सर्दी वाली फसल है साथियों। तो बिल्कुल आपके जो पहला विकल्प है प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट 17वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो 17वें प्रश्न में देखना है। चमड़ा पार्क अचरोल, जापानी पार्क नीमराणा, स्टोन पार्क धौलपुर
और होजरी पार्क चौपंकी। तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको प्रश्न नंबर 17 में देखना है साथियों। स्टोन पार्क राजस्थान में धौलपुर में स्थित है। जापानी पार्क नीमराणा अलवर में स्थित है। होजरी पार्क चौपंकी में स्थित है। चमड़ा पार्क अचरोल में नहीं है, बल्कि चमड़ा पार्क कहाँ पर है? मानपुरा माचेड़ी में ये पार्क है, जो कि जयपुर में पड़ता है। तो आपके प्रश्न 17 का विकल्प नंबर जो 1 है यह आपका आंसर होगा मित्रों। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो 18वें प्रश्न में देखना है। डामोर डूंगरपुर, कतौड़ी सीमलवाड़ा, गरासिया सिरोही उदयपुर और रेबारी बारा। तो भाई देखो, ये एक तरफ जनजातियां हैं, एक तरफ ये जगह दे रखी है। तो डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर में। गरासिया जनजाति रेबारी, गरासिया सिरोही उदयपुर के इलाकों में पाई जाती है। कतौड़ी और रेबारी अगर बात करें साथियों, तो इस प्रश्न पर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा बोनस दिया गया था। हालांकि जो रेबारी जनजाति है वो अधिकांशतः जालोर और सिरोही में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इस प्रश्न पर तो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा बोनस दिया गया था। तो 19वां प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदेज टाई एंड डाई जयपुर, मंसूरिया साड़ी केतुन, लकड़ी के खिलौने बस्सी और तारकशी का काम उदयपुर। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो 19वें प्रश्न में देखना है। भाई बंदेज जिसको टाई एंड डाई का कार्य भी कहा जाता है, कहाँ पर किया जाता है? जयपुर में। मसूरिया साड़ी जिसको राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं, केतुन कोटा में है। लकड़ी के खिलौने बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है, लेकिन तारकशी का काम उदयपुर में नहीं किया जाता है, बल्कि तारकशी का काम तो कहाँ करते हैं? नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है साथियों। तो 19वें प्रश्न का जो चौथा विकल्प है ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? चना की, सरसों की, चावल की या गन्ना की? तो चंबल और माही सुगंधा ये एक फसलों की किस्मों के नाम है साथियों। बात ये की जा रही है कि ये किस फसल की किस्में हैं, तो भाई ये चना सरसों की किस्में नहीं है, बल्कि ये चावल की जो किस्में है, चावल एक जो फसल है ना, इसकी किस्मों के नाम है साथियों, चंबल और माही सुगंधा। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 21 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 21वें प्रश्न को देखेंगे। 21, कौन सा स्थान और ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? जैसलमेर पवन ऊर्जा, रावतबाटा परमाणु ऊर्जा, गोरी सौर ऊर्जा और गिरल भूतापी ऊर्जा। तो भाई अगर बात करें तो पवन ऊर्जा की बात करें तो बिल्कुल जैसलमेर में है। परमाणु ऊर्जा रावतबाटा जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, बिल्कुल यहाँ से परमाणु ऊर्जा केंद्र है यहाँ। और सौर ऊर्जा केंद्र गोरीर में स्थित है। भूतापी ऊर्जा, गिरल का संबंध भूतापी ऊर्जा से नहीं है। गिरल तो जो है ये लिग्नाइट पर आधारित है साथियों। तो विकल्प जो 4 है ये सही सुमेलित नहीं हो रहा है। फिर आपके 21 में फोर्थ विकल्प आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मित्रों। देखो अगला क्वेश्चन वापिस 21वां प्रश्न रिपीट हुआ, मतलब टोटल यहाँ प्रश्नों की संख्या आपके 41 है साथियों। 21 जो दोबारा रिपीट हो रहा है, क्या है आपके? राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेरिलियम के लिए, तांबा के लिए, टंगस्टन के लिए या चांदी के लिए? तो डेगाना भाकरी क्षेत्र की बात की जा रही है। 21 का आंसर देखते हैं, जो अगला है 21 है ना। तो डेगाना भागरी क्षेत्र जो है, डेगाना का नागौर, भागरी नागौर साथियों, ये टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस खनिज के लिए है ये? टंगस्टन नामक खनिज के लिए। थर्ड विकल्प आपके 21 का सही आंसर है। नेक्स्ट 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22वां प्रश्न है, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है? कचाबू, पाल, वालरा और गमेती। वनों को काटा जाता है या वनों को जलाया जाता है और फिर उस स्थान पर खेती की जाती है। तो ऐसी खेती को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है साथियों? वालरा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है ऐसी खेती को? वालरा, जो वनों को काटकर और जलाकर की जाती है। थर्ड विकल्प आपके 22 का आंसर होगा। 23 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 23वां प्रश्न है, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा, दूसरा, चौथा और छठा। देख लो आपके इसी लेवल के प्रश्न बनने वाले हैं, बिल्कुल 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 23 में देखे जनजातियों की जो जनसंख्या है राजस्थान में, इसके आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है साथियों? चौथा स्थान है। थर्ड विकल्प 23 का उत्तर है। 24 की तरफ बढ़ेंगे। 24वां प्रश्न है, इनमें से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? चना, गेहूं, मूंगफली या सरसों। तो भाई मावट कब आती है? सर्दी में।
तो बात करें तो सरसों है, गेहूं है, चना है, तीनों ही ये साथियों, तीनों ही जो फसलें हैं ये कौन सी फसलों के अंतर्गत आती है? चना, गेहूं और सरसों ये रबी के अंतर्गत आती है। मतलब इसमें इन फसलों में मावट को लाभ मिलता है, मावट का। लेकिन मूंगफली की जो फसल है ये कौन सी फसल है? ये खरीफ की फसल है, और खरीफ की फसल मतलब बरसात में है, और बरसात का संबंध मावट से है ही नहीं। तो फिर थर्ड विकल्प आपके 24 का आंसर है। 25 की ओर बढ़ेंगे। 25वां प्रश्न, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? योजना का नाम है जीवन धारा। विकल्प है पहला गरीबों हेतु बीमा, सेकंड है एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण करना, थर्ड है एससी और एसटी हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं से और नगरीय क्षेत्रों हेतु पीने के पानी से, चौथा विकल्प आपके। तो जीवन धारा योजना देखो, जो गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं चलाई गई है कार्यकाल में, इन योजनाओं में से आपसे आपके कम से कम 10 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। शैक्षिक परिदृश्य वाला जो टॉपिक है ना, उसमें ज्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो जीवन धारा योजना है, इसका संबंध किससे? एससी और एसटी जो है इनके लिए सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण करना है। कौन सी योजना? जीवन धारा योजना। दूसरा विकल्प आपके 25 का सही आंसर है। नेक्स्ट 26 की ओर बढ़ेंगे। 26वां प्रश्न है, पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प है सालिम सिंह ने, नतमल ने, जोरावर मल ने या गुमान चंद ने। तो पटुओं की हवेली राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर पड़ती है? आपके जैसलमेर में पड़ती है। यहाँ पर बात की जा रही है कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। भाई राजस्थान की जो मुख्य मुख्य हवेलियां ना, 5-7 हवेलियां, यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत ज्यादा चांसेज है। एक तो कि कौन सी हवेली कहाँ स्थित है और किस हवेली का निर्माण किसने करवाया, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है जहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं। और पटुओं की हवेली का निर्माण जो है ये गुमान चंद के द्वारा करवाया गया था। साथियों कब करवाया गया था? सन 1805 ईस्वी में। सन भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 27 है, आसिंद। आसिंद कहाँ पड़ता है? आपके भीलवाड़ा में। इनमें से किस लोक देवता से संबंध है? देवनारायण जी से, मल्लीनाथ जी से, मेहा जी से या रामदेव जी से। तो आसिंद भीलवाड़ा का संबंध जिन लोक देवता से है, उन लोक देवता का नाम आपको 27 में देखना है। साथियों आसिंद भीलवाड़ा नामक जो स्थान है ये देवनारायण जी से संबंधित है। लोक देवता मुख्य रूप से इनके जो अनुयायी है कौन से समाज के लोग होते हैं? गुर्जर समाज के लोग होते हैं। प्रथम विकल्प आपके 27 का सही आंसर है। नेक्स्ट 28 की तरफ बढ़ेंगे। तो आपके 28वां प्रश्न है, इनमें से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियां आती है। दूसरा है मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत किशनगढ़ और नागौर शैलियां आती है। तीसरा है हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत कोटा और बूंदी शैली आती है। और चौथा है ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत चावंड और उदयपुर शैलियां आती है। तो देखो, जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको देखना है। भाई हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत कोटा और बूंदी की शैली सही दे रखा है। मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत किशनगढ़ और नागौर ये भी मारवाड़ के अंतर्गत ही है। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत नाथद्वारा राजसमंद जो है ये मेवाड़ में आती है। देवगढ़ शैली ये भी मेवाड़ में आती है। चौथा विकल्प कह रहा है ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत चावंड और उदयपुर नहीं, चावंड और उदयपुर जो है ये ढूंढाड़ स्कूल में नहीं है। चावंड और उदयपुर तो कौन से स्कूल के अंतर्गत आती है? मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। तो फोर्थ विकल्प आपके असुमेलित है, यही आपका आंसर होगा 28 में। 29 की ओर बढ़ेंगे। 29वां प्रश्न, राजपुताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? 1916 में, 17 में, 18 में या 1919 में? कौन सी सभा? बहुत इंपॉर्टेंट सभा है ये। इस क्वेश्चन को 4 से 5 बार 2022 में पूछा गया है। राजपुताना मध्य भारत सभा की बात है। और बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो साथियों 29वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 4। सन 1919 ईस्वी में राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी। 29 में फोर्थ विकल्प सही रहेगा। 30वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 30 है, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुट की अभीरों पर विजय का दावा करता है वो कौन सा अभिलेख है? बिजोली अभिलेख है, अर्थूर्ण अभिलेख है, घटियाला अभिलेख है या चिरवा अभिलेख है? तो जो अभिलेख प्रतिहार शासक कक्कुट की आबिरों पर विजय का दावा करता है उस अभिलेख का नाम क्या है? आपके जो घटियाला अभिलेख ऐसा इसमें बताया गया है। थर्ड विकल्प 30वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 31वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 31 है आपके, हेलरू संस्थान संबद्ध है किससे? गरासिया जनजाति से, सहरिया जनजाति से, भील जनजाति से या मीणा जनजाति से? तो हेलरू नामक जो संस्थान है इसका संबंध पूछा गया है 31वें प्रश्न में। साथियों 31वां जो प्रश्न है, गरासिया जनजाति से इसका संबंध है। गरासिया जनजाति के विकास के लिए कौन से संस्थान की स्थापना की गई है? हेलरू नामक संस्थान की स्थापना की गई है। विकल्प एक आपके 31वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट 32वां प्रश्न देख लेते हैं। 32 है,
हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? भीलवाड़ा अजमेर, सीकर झुंझुनू, जोधपुर बीकानेर और दौसा सवाई माधोपुर। तो भाई ये आपके लोक नाट्य के अंतर्गत हेला ख्याल आपसे पूछा गया है, और साथ ही इसी में लोक संगीत, मतलब दो दो टॉपिक से एक प्रश्न बनाया गया है। ये राजस्थान के जिस क्षेत्र से संबंधित है उस क्षेत्र का नाम आपको बताना है। साथ ही उनका संबंध दौसा और सवाई माधोपुर से है। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान का संबंध दौसा और सवाई माधोपुर से है। फोर्थ विकल्प 32 का आंसर है। नेक्स्ट 33 की ओर बढ़ेंगे। 33वां प्रश्न है आपके, चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है? भरतपुर का, जयपुर का, टोंक का और जालोर का। भाई राजस्थान में, भाई चार बेत राजस्थान के बाहर भी है, लेकिन बात आपके राजस्थान की जा रही है। 33वें प्रश्न का आंसर देखें तो चार बेत राजस्थान में कहां पर आपको देखने को मिलेगा? टोंक जिले में आपको देखने को मिलेगा चार बेत लोक नाट्य। थर्ड विकल्प 33 का आंसर होगा। 34 को देख लेते हैं साथियों। 34वां प्रश्न है, मरुवाणी क्या है? तो पहला विकल्प है जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित एक कार्यक्रम का नाम है मरुवाणी। सेकंड है राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है। थर्ड है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है। या फोर्थ है प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है। तो 34वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। देखो, मरुवाणी का जो संबंध है ये किससे लिया जाता है? तो आपके जो दूसरा विकल्प है, राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका का नाम है क्या है? मरुवाणी है। सेकंड विकल्प 34 का आंसर होगा। नेक्स्ट 35 की ओर बढ़ेंगे। 35वां प्रश्न है, डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी, नौलख नहीं है नौलखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर। नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? नाथावती ने, प्रेमल देवी ने, राम रसदे ने और किशोरी देवी ने। एक प्रश्न आपने देखा था भाई, ये जो पेपर है अधीनस्थ बोर्ड ने लिया था जुलाई 2022 में, और इसमें एक प्रश्न तो ये पूछा गया था कि भाई जो आपके नतमल की हवेली है, ठीक है, नतमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? वहां पर भी ऐसा प्रश्न था। और ये जो 35वां प्रश्न है यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है? डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो भाई प्रेमल देवी ने, और कई जगह आपको इनका नाम प्रीमल देवी भी मिल सकता है। इनके द्वारा ही डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। दूसरा विकल्प 35वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट 36 की ओर बढ़ेंगे। 36वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? चित्तौड़, गागरोन, मेहरानगढ़ या सोनारगढ़। तो भाई चित्तौड़ धानवन दुर्ग का मतलब आपको पता होना चाहिए आंसर देने के लिए। गागरोन तो कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है, इसको हटा दो। मेहरानगढ़, जोधपुर, सोनारगढ़, जैसलमेर या चित्तौड़गढ़। तो इनमें से भाई जो चारों ओर से रेत के टीलों से ढका हुआ हो वो धानवन दुर्ग रहता है। तो यहाँ जो सोनारगढ़ दुर्ग है आपके जैसलमेर में, इसको धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा। चौथा विकल्प आपके 36 का आंसर है। नेक्स्ट 37 की ओर बढ़ेंगे। 37वां प्रश्न है आपके, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? घग्गर, लूणी, कांतली या बनास। तो भाई गणेश्वर सभ्यता राजस्थान में कहां पर स्थित है? सीकर में स्थित है, ठीक है। और सीकर में स्थित है तो घग्गर नदी का संबंध तो सीकर से ही नहीं, तो इसको हटा दो। लूणी, कांतली या बनास। 37वें प्रश्न का आंसर रहेगा विकल्प नंबर 3। जो कांतली नदी है इसी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। थर्ड विकल्प 37 का सही आंसर है। नेक्स्ट 38 की ओर बढ़ेंगे। 38वां प्रश्न है, इजलास खास की स्थापना की थी महाराजा बन्ने सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने, महाराजा सज्जन सिंह ने या राणा भगवंत सिंह ने। तो जिनके द्वारा इजलास खास की स्थापना की गई थी उस शासक का नाम 38वें प्रश्न में देखना है। 38 का आंसर रहेगा आपके थर्ड विकल्प, महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा ही इजलास खास की स्थापना की गई थी। 39 जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है, आपको देखो बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना कि जो 40 प्रश्न है ईमानदारी से 1/3 माइनस मार्किंग है। प्रश्न को गलत करने पर और सही करने पर 1 नंबर है। तो उसके बाद कितने प्रश्नों को आपने 40 में से सही किया है? 39 है, बमलू, लिखमादेसर, पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? विष्णुई संप्रदाय से, निम्बार्क संप्रदाय से, राम स्नेही संप्रदाय से या जसनाती संप्रदाय से। 39 का आंसर क्या रहेगा? भाई बमलू है, लिखमादेसर है, पांचला सिद्धा है, इनका संबंध किससे है? इन सभी का संबंध जसनाती संप्रदाय से है। फोर्थ विकल्प 39 का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 40वां प्रश्न देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? उदयभान सिंह, राम सिंह, कीरत सिंह और भगवान सिंह। भाई 1857 की क्रांति राजस्थान में 28 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से? नसीराबाद से। और बात करें उस समय धौलपुर के शासक की, तो धौलपुर के शासक का नाम क्या था? भगवंत सिंह। किस समय? 1857 की क्रांति के समय। फोर्थ विकल्प 40वें प्रश्न का सही उत्तर है। यह आपके जुलाई 2022 में जो अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर लिया था वो कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ समय बाद आपके पूरे 150 प्रश्नों का मैराथन टेस्ट लिया जाएगा आज ही यूट्यूब पर। बाकी ऐप पर आपको कल 149 वाले कोर्स में
लेवल 1 के लिए पेपर नंबर 15 मैराथन पूरे 150 प्रश्नों का, लेवल 2 SST का पेपर नंबर 13 और लेवल 2 हिंदी का पेपर नंबर 14 अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।